क्या कभी ये ख्याल आया है कि किसी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका शायद उसे सिखाना हो? आज हम जानकारी को समझने और याद रखने के एक बड़े ही दिलचस्प नजरिए पे बात कर रहे हैं। ये हमें मिला है पढ़ने का सही नजरिया नाम की एक सामग्री से। अच्छा। और ये नजरिया कहता है भाई पढ़ने के लिए मत पढ़ो, पढ़ाने के लिए पढ़ो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग तो लगता है, मतलब हम तो हमेशा अपने लिए पढ़ते आए हैं। बिल्कुल। तो ये सोच बदलने का असल में मतलब क्या है और ये हमारे सीखने का तरीके को कैसे बेहतर बना सकता है? चलिए इसी की जरा गहराई में उतरते हैं आज। हाँ, और ये विचार साइकोलॉजिकली भी देखें तो काफी सॉलिड है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम सिर्फ अपने लिए पढ़ते हैं ना, तो दिमाग ज्यादातर टाइम पैसिव मोड में रहता है, जानकारी ले रहा है बस। हाँ, पढ़ते गए, शायद कुछ निशान लगा लिए। हाँ, और उम्मीद की कि भाई याद रह जाएगा। लेकिन जैसे ही दिमाग में ये आता है कि अरे ये तो मुझे किसी और को समझाना है, तो पूरा गेम बदल जाता है। दिमाग फिर सिर्फ जानकारी लेता नहीं, उसे एक्टिवली प्रोसेस करने लगता है। मतलब उसे ऑर्गेनाइज करना, कनेक्ट करना, आसान बनाना। हाँ, ये एक तरह से पैसिव से एक्टिव मोड में शिफ्ट है। बिल्कुल, पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव क्रिएशन की तरफ। सही बात है। और सामग्री में भी इसी पॉइंट पे काफी जोर दिया गया है कि भाई अपने लिए पढ़ते हुए तो हम कई बार सरसरी तौर पर निकल जाते हैं। हाँ, खासकर अगर बस कोई टेस्ट पास करना हो या ऊपर ऊपर से जानना हो। बिल्कुल। लेकिन जैसे ये ख्याल आया कि किसी को पढ़ाना है, तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि चलो ये हिस्सा छोड़ देते हैं, क्या पता जरूरी ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो सब कुछ समझना पड़ेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हाँ। और देखिए, यही इसकी असली खूबी है। जब आप पढ़ाने के मकसद से पढ़ते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे नहीं कर रहे होते। आप उस जानकारी का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि इसे बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करूं, क्या पहले बताऊं, क्या बाद में। हाँ, और ये भी कि सामने वाला क्या सवाल पूछ सकता है। एग्जैक्टली। तो सामग्री का ये कहना बिल्कुल सही है कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप सिखा नहीं सकते। आपको टॉपिक पर पूरी पकड़ चाहिए, जिसको उन्होंने कंसेप्ट क्लैरिटी कहा है। हाँ, कंसेप्ट क्लैरिटी। ये आपको मजबूर करता है कि आप बस सतह पर ना तैरें, बल्कि गहरे उतरें। सही कहा। और इस गहरे उतरने के कई फायदे भी बताए गए हैं उस सामग्री में। पहला तो यही जिसकी बात अभी हुई, कंसेप्ट क्लैरिटी। हाँ, अवधारणा की स्पष्टता। जाहिर सी बात है, अगर मुझे ही कोई चीज ठीक से समझ नहीं आई तो मैं किसी और को कैसे समझाऊंगी। बिल्कुल। तो ये तैयारी आपको अपने सारे डाउट्स, सारे गैप्स भरने पर मजबूर करती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा फायदा, गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। से कनेक्टेड है। हाँ, आप सिर्फ क्या पर नहीं रुकते, आप क्यों और कैसे में भी जाते हैं। ये क्यों और कैसे वाली बात बहुत जरूरी लगी मुझे। सिर्फ रटना नहीं, बल्कि लॉजिक समझना, एप्लीकेशन समझना। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे आपने कहा कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। हाँ। और इरादा है टीम को सिखाने का। हाँ। तो आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बटन कहाँ है। नहीं, आप ये भी समझेंगे कि अच्छा ये वाला फीचर इस काम के लिए बेस्ट क्यों है, इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये कैसे काम करता है। सही है। और यही गहरी समझ फिर आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती होगी। बिल्कुल। जब आप किसी चीज को मल्टीपल एंगल से समझते हैं ना, तो आप उस नॉलेज को नई सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं। अच्छा, तीसरा फायदा क्या था? तीसरा फायदा बताया गया है लंबी याददाश्त, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सामग्री कहती है कि जब हम किसी जानकारी को दूसरों को समझाने लायक बनाने के लिए मेहनत करते हैं, उसे आसान बनाते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढते हैं, अपने शब्दों में ढालते हैं, हाँ। तो ये पूरी प्रक्रिया उस जानकारी को हमारे दिमाग में बहुत मजबूती से चिपका देती है। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रहती। हाँ, वो लंबे समय तक याद रहती है। और ये बात कॉग्निटिव साइंस से भी मिलती है। जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस करना, उसे रीऑर्गेनाइज करना, उसे दूसरों के लिए रेलेवेंट बनाना, ये सब चीजें मेमोरी ट्रेस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अच्छा, इसे इलैबोरेशन कहते हैं। आप नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ रहे हैं, उसे एक्सपैंड कर रहे हैं। ये याददाश्त बढ़ाने का एक जाना माना तरीका है। वाह, ये तो बढ़िया है। और चौथा फायदा बताया गया है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हाँ, ये कैसे? देखिए, जब आप किसी विषय पर इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसे दूसरों को सिखाने लायक हो जाएं, और शायद आप कोशिश भी करते हैं सिखाने की, तो जाहिर है उस विषय पर आपकी पकड़ तो मजबूत होती है।
हाँ, वो तो है। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अपनी बात रखने का तरीका वो बेहतर होता है। ये बात सही है, कई बार हमें चीज पता तो होती है पर हम समझा नहीं पाते। एग्जैक्टली और ये जो आत्मविश्वास आता है ना, ये सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता। जब आप सीखते हैं कि कैसे मुश्किल आइडियाज को भी साफ और आसान तरीके से पेश किया जाए, तो ये स्किल जिंदगी में हर जगह काम आती है। हाँ, चाहे ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या दोस्तों से बात। बिल्कुल, ये उस असली सीखने का नतीजा है जिसका जिक्र सामग्री में है, ना कि सिर्फ रट्टा मारकर पास होने का। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना, सामग्री में इतिहास के एक चैप्टर का उदाहरण दिया है। अच्छा, बताइए। सोचिए, हमें स्कूल या कॉलेज में इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ना है। अगर मकसद सिर्फ एग्जाम है तो हम क्या करेंगे? शायद मेन डेट्स, नाम, इवेंट्स याद करेंगे। हाँ, और हो सकता है कुछ पैराग्राफ छोड़ भी दें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, ये टिपिकल तरीका है। हाँ। लेकिन आप सोचिए कि वही चैप्टर हमें अपने किसी दोस्त को समझाना है जिसे वो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। अब सिचुएशन बदल गई। हाँ, अब हमारा पढ़ने का तरीका कैसे बदलेगा? हम शायद हर लाइन, हर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, नतीजे क्या निकले, किरदारों का क्या रोल था, उस वक्त का माहौल कैसा था, सब कुछ। बिल्कुल। हो सकता है हम दोस्त के लिए आसान भाषा में नोट्स भी बनाएं, मुश्किल शब्दों का मतलब लिखें, शायद कोई टाइमलाइन या माइंड मैप जैसा कुछ बना लें। हाँ, ताकि उसे आसानी से समझ आ जाए। हम ये पक्का करना चाहेंगे कि कोई जरूरी बात छूट ना जाए। सही बात है। और सामग्री में इसी पूरी प्रक्रिया को डीप लर्निंग कहा गया है। डीप लर्निंग, ये उस सतही पढ़ाई से कहीं ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल है। जैसे समुंदर में सिर्फ ऊपर तैरना नहीं, बल्कि गोता लगाना। हाँ, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये उस तरह के सीखने पर फोकस करता है जहां हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ कलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं, उसे यूज करना सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या ये जो तकनीक है पढ़ाने के लिए पढ़ना, ये हर तरह के सब्जेक्ट और हर तरह के लर्नर के लिए उतनी ही इफेक्टिव है? ये अच्छा सवाल है। क्या लगता है आपको, इसके कुछ सीमाएं हो सकती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तकनीक उन सब्जेक्ट्स के लिए तो बेहतरीन है जहां क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स या कोई टेक्निकल स्किल। लेकिन जहां शायद क्रिएटिविटी, इंट्यूशन या पर्सनल इंटरप्रिटेशन ज्यादा मायने रखता है, जैसे साहित्य या कला। हाँ, जैसे साहित्य की कोई गहरी व्याख्या करनी हो या किसी आर्ट फॉर्म को समझना हो, वहां शायद ये तरीका थोड़ा बदलना पड़े। वहां सिखाने का मतलब शायद अलग अलग दृष्टिकोण पेश करना हो, न कि कोई एक सही तरीका बताना। ये बात तो है। और एक चीज और, इसमें मेहनत और टाइम भी तो ज्यादा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, सरसरी तौर पर पढ़ने से तो ये ज्यादा मुश्किल है। इसमें ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हाँ, जानकारी को पचाना पड़ता है, उसे अपने शब्दों में ढालना पड़ता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है, इसका जो रिवॉर्ड है, यानी समझ की गहराई और नॉलेज का टिकाऊपन, वो इस एक्स्ट्रा एफर्ट को सार्थक बनाता है। हाँ। हो सकता है आप हर छोटी मोटी चीज के लिए ये तरीका ना अपनाएं, लेकिन जब आप किसी विषय को सच में मतलब दिल से समझना चाहते हैं, तब ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि जो लोग वाकई सीखना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं, उनके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। सामग्री का निष्कर्ष यही है कि अगली बार जब आप कुछ भी नया सीख रहे हो, कोई किताब, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई नई स्किल, तो पढ़ते या सीखते समय खुद से ये सवाल जरूर पूछें। क्या? अगर मुझे ये चीज किसी और को समझानी या सिखानी पड़े तो मैं इसे कैसे करूंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो सीखने का पूरा नजरिया बदलना है। बिल्कुल, आप एक पैसिव लर्नर से हटकर एक एक्टिव टीचर की भूमिका में आ जाते हैं, भले ही आपका कोई असली स्टूडेंट ना हो। ये एक मेंटल शिफ्ट है। हाँ, और इस बदलाव का जो वादा है वो है ज्ञान और याददाश्त में कई गुना बढ़ोतरी।
हाँ, खासकर आज के जमाने में जहाँ इतनी सारी जानकारी है पर गहराई कम होती जा रही है। सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में कहूं तो ये पूरा आइडिया इस बात पर जोर देता है कि हम लर्निंग प्रोसेस में कितने एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हैं। सिर्फ जानकारी लेने वाले नहीं, बल्कि उसे समझने वाले, उसे ऑर्गेनाइज करने वाले और शायद शेयर करने वाले भी। सामग्री की वो आखिरी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? खुद के लिए पढ़ा ज्ञान सीमित होता है, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ा ज्ञान असीमित बन जाता है। असीमित ज्ञान, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरे ख्याल से असीमित के यहाँ दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप सिखाने के लिए सीखते हैं तो आपकी अपनी समझ सिर्फ फैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहती, वो कई गुना गहरी और फैली हुई हो जाती है, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ, आप उसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप सच में वो ज्ञान किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो ज्ञान सिर्फ आप तक नहीं रहता, वो फैलता है। और सिखाने के प्रोसेस में दूसरों के सवालों से, उनके नजरिए से आपकी अपनी समझ और भी बढ़ती है। ये ज्ञान का एक ऐसा साइकिल शुरू कर सकता है जो लगातार बढ़ता रहे, फैलता रहे। वाओ! शायद यही है ज्ञान का सीमित ना रह के असीमित बन जाना। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये सीधे तौर पर सामग्री में नहीं है, पर इसी सोच पर बेस्ड है। हाँ, बताइए। अगर सिखाना सीखने का इतना जबरदस्त तरीका है, तो क्या सीखने वाले इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में, मतलब छोटे छोटे तरीकों से शामिल कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि उनके पास कोई क्लास या स्टूडेंट हो। हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया? जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसे जोर से बोलकर खुद को ही समझाएं, जैसे किसी और को समझा रहे हो? सेल्फ एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये तो कर सकते हैं। या शायद नोट्स बनाते समय ये सोचें कि अगर ये नोट्स मुझे किसी और को देने पड़े तो क्या वो इन्हें समझ पाएगा, मतलब उस हिसाब से बनाएं। हाँ, क्लैरिटी पर फोकस करके। या फिर अपने किसी दोस्त या घर में किसी को बस 5 मिनट में बता दें कि आज उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग चीज सीखी, एकदम सरल भाषा में। हाँ, एक मिनी टीचिंग सेशन जैसा। क्या इस तरह के छोटे छोटे सिखाने वाले पल भी वो गहरी समझ और पक्की याददाश्त बनाने में मदद कर सकते हैं जिसका जिक्र सामग्री में है? मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। ये छोटे कदम भी उसी एक्टिव प्रोसेसिंग और एलैबोरेशन को बढ़ावा देंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले अपनी सीखने की यात्रा में जरूर सोच सकते हैं कि कैसे वो अपने रूटीन में ही एक मिनी टीचर बन सकते हैं। हाँ, बिना किसी फॉर्मल सेटअप के। बहुत दिलचस्प विचार है ये।